Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's start our new topic: circular flow of national income in two sector model. Okay. इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल है. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप आज के टॉपिक पर फोकस करें तो आप देखेंगे इस टॉपिक में जो मेन फोकस किया गया है वो है इन टू सेक्टर मॉडल. मीन्स हम जिस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम केवल टू सेक्टर्स की ही बात करेगा, उसमें हम और किसी सेक्टर को शामिल या ऐड नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन इरेज होता है स्टूडेंट की व्हाट इज टू सेक्टर, या हम टू को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दें तो टर्म हमारे पास बचती है सेक्टर. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्टर, ये सेक्टर क्या है. टू सेक्टर बोला है, थ्री सेक्टर भी हो सकता है, फोर सेक्टर भी हो सकता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये सेक्टर्स क्या हैं और फिर टू सेक्टर्स मॉडल में हम कौन कौन से सेक्टर्स की बात करेंगे. ओके तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी इकोनॉमी को एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर, किसके एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर अगर हम किसी इकोनॉमी को डिफरेंट या वेरियस कैटेगरी में डिवाइड करें तो बेसिकली हमें चार कैटेगरीज या चार टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं जिन्हें स्टूडेंट्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है. जैसे हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि चार सेक्टर होते हैं. पहला सेक्टर्स कंज्यूमर और हाउस होल्ड सेक्टर. फर्स्ट सेक्टर कौन सा है? कंज्यूमर और हाउस होल्ड सेक्टर. क्या है ये हाउस होल्ड सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर? तो स्टूडेंट्स, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में जहां जहां गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, जहां जहां गुड्स और सर्विसेज को स्टूडेंट्स कंज्यूम किया जाता है, उस प्लेस को, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर सेक्टर कहते हैं. देखिए नीचे लिखा हुआ है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड. यानी हम, आप या हमारे आप जैसे अदर ह्यूमन बीइंग्स जो किसी भी नीड को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करते हैं, वो सभी के सभी पर्सन कंज्यूमर या हाउस होल्ड में इंक्लूड किए जाते हैं. तो जितने भी पर्सन किसी इकोनॉमी में हैं, किसी कंट्री में हैं, उन सभी पर्सन्स को हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर कहा जाता है. ओके सेकेंड सेक्टर इकोनॉमी का आता है स्टूडेंट प्रोड्यूसर, जिसे हम फर्म सेक्टर भी बोलते हैं. नाम से ही पता चल रहा है वेयर गुड्स एंड
सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। यानी जो जो पर्सन इकोनॉमी में या कंट्री में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है तो उस पर्सन को, उस एरिया को हम कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर सेक्टर में। ठीक है। थर्ड सेक्टर इकोनॉमी का स्टूडेंट होता है फॉरेन सेक्टर, जिसे हम विदेशी क्षेत्र कहते हैं। फॉरेन सेक्टर्स में हम उन सभी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मीन्स ट्रेड करते हैं। ठीक है। ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन्स जो फॉरेन कंट्रीज के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उन पर्सन्स को फॉरेन सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। ओके। एंड लास्ट एंड फोर्थ सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी में स्टूडेंट्स आपको 4 सेक्टर देखने को मिलेंगे। कंज्यूमर सेक्टर, जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम फर्म सेक्टर भी बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। यही बेसिक 4 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। ओके। अब बात आती है 4 सेक्टर, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल की। तो जब भी हम अपने एक्सप्लेनेशन में, अपनी स्टडी में केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी इकोनॉमी के केवल 2 सेक्टर्स को इंक्लूड करके अपनी स्टडी करते हैं, तो ऐसे इकोनॉमी को 2 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है, या हम इसी को 2 सेक्टर मॉडल कह देते हैं। ओके। यहां देखिए नीचे मैंने तीनों को आइडेंटिफाई किया हुआ है स्टूडेंट्स। यहां देखिए लिखा है 2 सेक्टर मॉडल, इसे हम 2 सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ओके। तो ओनली 2 सेक्टर्स आर इंक्लूड, आई हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। यानी जब भी किसी स्टडी में, जब भी हम केवल 2 सेक्टर्स यानी प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूड करते हैं तो ऐसे स्टडी को या ऐसे इकोनॉमी को 2 सेक्टर मॉडल या 2 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर एब्सेंस रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता। साथ ही साथ फॉरेन सेक्टर भी इसमें एब्सेंट रहता है। केवल 2 ही सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, बाकी 2 सेक्टर इसमें एब्सेंट रहते हैं। इसका मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल 2 सेक्टर हैं, केवल 2 ही सेक्टर हैं, उसका कोई भी कनेक्शन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मीन्स बाकी देशों से, बाकी विश्व के सभी देशों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर गवर्नमेंट सेक्टर को बाहर कर दिया जाए और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन दोनों को बंद कर दिया जाए तो इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर बचेंगे? केवल हाउस होल्ड होगा और प्रोड्यूसर होगा। तो क्या ऐसे स्थिति में जब केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर हैं, क्या इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के बाकी देशों के साथ कोई ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ऐसी इकोनॉमीज को स्टूडेंट क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है क्यों? क्योंकि इनका ना तो बाकी इकोनॉमीज से कोई ट्रांजैक्शन है और ना ही बाकी इकोनॉमीज के साथ ये लोग
कनेक्टेड हैं, या ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। जैसे हमारे घर का अगर डोर है, उस डोर को हम क्लोज कर दें तो ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, डोर क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में स्टूडेंट्स ना तो गुड्स के ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कंट्री जाते हैं, ना ही हमारे इनसाइड कंट्री में कोई बाहर से एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है। इसीलिए ऐसी इकोनॉमी जिसमें टू सेक्टर्स होते हैं केवल, उसको क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी। तो आपका आंसर क्या होगा, द इकोनॉमी in which only two sectors are exists. Number 1, household and producer. It is known as closed economy. Okay? स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं जब किसी इकोनॉमी में 3 सेक्टर अवेलेबल हो, यानी प्रोड्यूसर प्रेजेंट हो, कंज्यूमर सेक्टर प्रेजेंट हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी किसी इकोनॉमी में काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर 3 सेक्टर एग्जिस्टेंस मिलेगी आपको, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। और ऐसी इकोनॉमी में जिसमें 3 सेक्टर एग्जिस्ट रहते हैं उसको स्टूडेंट 3 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऐसी इकोनॉमी जिसमें चारों सेक्टर पैरेलल फंक्शनल हो रहे होते हैं, चारों सेक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं। चारों मीन्स प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, चारों सेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे मॉडल को 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोला जाता है, या 4 सेक्टर इकोनॉमी बोला जाता है। देखिए वही लिखा है, दिस मॉडल ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, i.e. हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। यानी जब इकोनॉमी के चारों सेक्टर किसी इकोनॉमी में पैरेलल वर्क कर रहे होते हैं तो ऐसी इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स इकोनॉमी या 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसी इकोनॉमी जिसमें चारों सेक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं, उस इकोनॉमी में गुड्स का एक्सपोर्ट भी किया जाता है और गुड्स का इंपोर्ट भी किया जाता है। यानी 4 सेक्टर इकोनॉमी में किसी भी इकोनॉमी का रिलेशन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ होता है, अदर कंट्रीज़ के साथ इसमें एक्सचेंज किया जाता है। यानी इस टाइप की इकोनॉमी जिसमें 4 सेक्टर्स अवेलेबल हैं वो सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन है। कोई भी कंट्री आके इस कंट्री में अपने ट्रांजैक्शन कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, ऐसी इकोनॉमी जिसमें 4 सेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं उनको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ओपन इकोनॉमी। तो एक ओपन इकोनॉमी मीन्स, ओपन इकोनॉमी रिफर्स to the existence of all 4 sectors of economy. It is known as open economy. Okay, now clear? तो आई होप स्टूडेंट्स आप 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर्स मॉडल क्या होते हैं, साथ ही साथ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं ये समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने टॉपिक में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ 2 सेक्टर मॉडल से मीनिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है और कैसे ये नेशनल इनकम या इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कुलेट होती है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। ओके,
स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में सर्कुलर फ्लो क्या है, या सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to unending flow of the activities of production, income generation and expenditure from one sector to another sector of an economy। यानी किसी एक सेक्टर में जो अनएंडिंग प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़, इनकम जनरेशन की एक्टिविटीज़ और एक्सपेंडिचर की एक्टिविटीज़ अनएंड यानी कभी ना ख़त्म होने वाली ये एक्टिविटीज़ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कुलेट होती रहती हैं, इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने कहा हाउस होल्ड है, ठीक है, दूसरा फर्म सेक्टर है, ठीक है। अब फर्म सेक्टर यानी प्रोडक्शन सेक्टर है, तो ये क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, यानी फर्म के पास क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, और हाउस होल्ड के पास क्या होगा? इनकम होगी, पैसा होगा। और हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, इसलिए हाउस होल्ड अपना पैसा फर्म सेक्टर को दे देगा और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को ले लेगा। जब फर्म सेक्टर की सारी गुड्स हाउस होल्ड खरीद लेगा तो फर्म क्या करेगा? फिर से प्रोडक्शन करेगा और नई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, और फिर से हाउस होल्ड क्या करेगा? इनसे गुड्स को परचेज कर लेगा। यानी ये देखिए, प्रोडक्शन की एक्टिविटी और एक्सपेंडिचर की एक्टिविटी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चलती रहती है। इसी को स्टूडेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। और देखिए यहाँ वही लिखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज टू प्रोडक्शन, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या इनकम जनरेशन से रिलेटेड या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ फ्लो करती रहती हैं, इसी फ्लो को सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सर्कुलर फ्लो और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो मेरे साथ लाइव क्लास में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर मेन टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल को डिस्कस करने से पहले इस मॉडल में कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं। हम इन एजम्पशंस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो एजम्पशन है स्टूडेंट्स वो है, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन और फर्म। ओके, सबसे पहले हम एजम्पशन क्या लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आपका जो 12th का सिलेबस है, 12th के सिलेबस में केवल 2 सेक्टर मॉडल को ही आपके सिलेबस में रखा गया है। 3 सेक्टर मॉडल या 2 सेक्टर मॉडल आपकी सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग केवल 2 सेक्टर मॉडल को ही डिस्कस करेंगे, 3 और 4 सेक्टर मॉडल्स को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली एजम्पशन हमने ले ली है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर और फर्म। यानी हम जिस इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की बात करने वाले हैं, उस इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड है और दूसरा प्रोड्यूसर है। ये पहली एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशंस, प्रोड्यूसर
सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ इकोनॉमी। यानी प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, इकोनॉमी में जो भी अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं या प्रोडक्शन के जो फैक्टर अवेलेबल हैं उनका यूज करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा। ठीक है, यानी कंज्यूमर सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ये गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करता है। केवल एक ही सेक्टर ऐसा है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा और वो कौन सा है, वो प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर है। तो दो एजम्पशंस होंगी, पहला देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी एंड सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड हम स्टूडेंट थर्ड एजम्पशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की यूज करेगा। हम यहाँ पर उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। जो हमने 11th में माइक्रो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए थे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और यही चारों फैक्टर प्रोड्यूसर यूज करेगा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हम थर्ड एजम्पशन में इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर owned by household. Okay, owned by household. इसका मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है उनकी ऑनरशिप किस पर है, हाउस होल्ड्स पर है। ठीक है, किस पर है, हाउस होल्ड पर है। यानी अगर प्रोड्यूसर को गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स को यूज करना है तो वो हाउस होल्ड से इन फैक्टर्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। बिना परचेज किए प्रोड्यूसर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज नहीं कर सकता। और अगर प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज करेगा तो साथ ही साथ हाउस होल्ड यानी जो कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर हैं इनके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा। और ये पेमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम होगी। ओके, तो 3 एजम्पशंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट एजम्पशंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हाउसहोल्ड कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम किसका था, प्रोड्यूसर सेक्टर का था। और गुड्स को कंज्यूम कौन करेगा स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर सेक्टर गुड्स को कंज्यूम करने का काम करेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कंज्यूमर सेक्टर्स वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर वेयर गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये 4 एजम्पशंस हैं स्टूडेंट्स जो हमारी इस पूरे एक्सप्लेनेशन में हम यूज करने वाले हैं। पहला, ओनली 2 सेक्टर्स आर अवेलेबल। सेकेंड, प्रोड्यूसर ओनली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाई हाउस होल्ड। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारी जो एजम्पशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हाउस होल्ड क्या करेंगे, उनके पास जो इनकम होगी उससे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे और उनका कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ above assumptions circular flow of national income can be explained by the following diagram।
ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की एजम्पशंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद स्टूडेंट हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को एक डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि ये है। ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। होल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इसी डायग्राम में इंक्लूडेड है। अगर ये डायग्राम आपको आ गया तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को ना तो पढ़ने में, ना समझने में और ना ही लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम टू सेक्टर्स मॉडल से रिलेटेड हैं। हमने पहली एजम्पशन ले ली, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स आर एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, और दैट वन हाउस होल्ड एंड अनदर वन प्रोड्यूसर और फर्म। तो ये देखिए दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप इग्नोर कर दीजिए, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है अभी? हाउस होल्ड पर और प्रोडक्शन और फर्म सेक्टर, इन्हीं दो सेक्टर्स पर आपको ध्यान देना है अभी। ठीक है। तो एजम्पशंस को देखें तो फर्स्ट एजम्पशन हमारी फुलफिल होगी कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स आर एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। तो पहली एजम्पशंस होगी, देखिए दो सेक्टर आ गए हमारे पास। ठीक है। अब सेकंड एजम्पशन हम अडॉप्ट करते हैं कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको यूज करके प्रोड्यूसर क्या करेगा स्टूडेंट्स? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत होगी। और प्रोड्यूसर के पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर में से कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी ये प्रोडक्शन करेगा तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं इनको क्या करेगा? परचेज करेगा। ठीक है। या फिर हायर करेगा, खरीदेगा। और किससे खरीदेगा? इनके जो भी ऑनर्स होंगे, जो भी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होंगे, उनसे हायर करेगा। और अभी हम लोगों ने एजम्पशंस में पढ़ा कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इस पे ऑनरशिप किसकी होती है? हाउस होल्ड की होती है। यानी जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर लेगा, हायर कर लेगा। और हाउस होल्ड के पास जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हाउस होल्ड के पास से ट्रांसफर होके कहाँ चले जाएंगे? अब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड से उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को परचेज करेगा और इसलिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के पास होंगे ये ट्रांसफर होके कहाँ चले जाएंगे? प्रोड्यूसर के पास। ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये ट्रांसफर होके कहाँ आ गए? प्रोड्यूसर के पास। और प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन फैक्टर्स को परचेज करने के बदले, हायर करने के बदले हाउस होल्ड के लिए कुछ पेमेंट करेगा ना, क्योंकि परचेज कर रहा है और परचेज करेगा तो कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा। और हाउस होल्ड को फर्म सेक्टर से जो भी पेमेंट मिलता है उसे हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है। यानी जो फैक्टर्स को परचेज किया है इनको जो पेमेंट करेगा वही फैक्टर्स की इनकम होगी, जिसे हम शॉर्ट में फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है। यानी देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड से फैक्टर्स को हायर कर लिया और फैक्टर ट्रांसफर हो गए कहाँ से? हाउस होल्ड से
प्रोड्यूसर के लिए। बदले में प्रोड्यूसर ने क्या किया कि फैक्टर्स को उनके काम के बदले या उनको परचेज करने के बदले कुछ फैक्टर इनकम पेमेंट कर दी, और इस तरह से जो प्रोड्यूसर के पास मनी था, जो पैसा रखा था, वो पैसा ट्रांसफर होके अब कहाँ आ जाएगा, हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। किसकी फॉर्म में, फैक्टर इनकम की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए जो फैक्टर्स अब हाउस होल्ड के पास थे वो ट्रांसफर होके कहाँ चले गए, फ्लो करते हुए कहाँ चले गए, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जो मनी था वो मनी ट्रांसफर होके फैक्टर इनकम की फॉर्म में कहाँ आ गया, हाउस होल्ड के पास। ठीक है, तो इसी तरह से क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता रहेगा, जब भी इसे प्रोडक्शन करना होगा ये बार बार हाउस होल्ड के फैक्टर्स को परचेज करेगा, और जो भी हाउस होल्ड के पास फैक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र कहाँ होते रहेंगे, प्रोड्यूसर के पास। बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को उनके फैक्टर्स के लिए कुछ पेमेंट करता रहेगा, और इस तरह से प्रोड्यूसर के पास जो मनी है, जो पैसा है, वो कहाँ ट्रांसफ़र होता रहेगा, हाउस होल्ड के पास। यानी जो आइटम्स हाउस होल्ड के पास हैं वो फ्लो होते होते कहाँ चले जाएंगे, प्रोड्यूसर के पास चले जाएंगे, और प्रोड्यूसर के पास जो मनी है वो फ्लो होते होते कहाँ आ जाएगी, हाउस होल्ड के पास आ जाएगी। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज किया और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लिया। साथ ही साथ हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ इनकम रिसीव हो गई। अब देखिए, हर हाउस होल्ड की, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी कुछ वांट्स होती हैं, अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, और इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोड्यूस की हैं, हम इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और अपनी वांट्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए फैक्टर के ट्रांसफर से हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, यानी अब हाउस होल्ड्स के पास पैसा है और हाउस होल्ड की कुछ वांट्स हैं, और इन वांट्स को पूरा करने के लिए हाउस होल्ड क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है इनको परचेज करेगा, यानी इन गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करेगा, स्पेंडिंग्स करेगा। और जो हाउस होल्ड के पास मनी था, जो इनकम थी, उसका ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, हाउस होल्ड के पास। और जो हाउस होल्ड के पास मनी है जो कि उसे प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव हुआ है, ये मनी वो क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर स्पेंड करेगा, और बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेगा। तो जो इनकम हाउस होल्ड के पास प्रोड्यूसर सेक्टर से आई थी, वही इनकम दोबारा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, यानी प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। जब भी हाउस होल्ड अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास हैं वो ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएंगी, हाउस होल्ड के पास आ जाएंगी, और जो हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर सेक्टर से इनकम मिली थी, उस इनकम का अमाउंट, वो मनी फिर से वापस कहाँ पहुँच जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुँच जाएगा। यानी जो मनी प्रोड्यूसर सेक्टर से स्टार्ट हुआ था वो वापस कहाँ, देखिए हाउस होल्ड पे गया, और वापस हाउस होल्ड से फिर से प्रोड्यूसर के पास आ गया। और इसी तरह से ये सर्कुलर फ्लो, यानी ट्रांसफर ऑफ फैक्टर्स
ट्रांसफर ऑफ फैक्टर्स टू प्रोड्यूसर सेक्टर, ट्रांसफर ऑफ फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड ट्रांसफर ऑफ फैक्टर इनकम टू producer sector in the form of factor in the form of expenditure and produced goods transferred to the household sectors। और इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा, एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर की ओर ये फ्लो, ये वेरिएबल्स क्या करेंगे, फ्लो होते रहेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स इस कंप्लीट प्रोसेस को सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। देखिए जो इनकम जहाँ से स्टार्ट हुई थी, सर्कुलेट होते होते फ्लो करते करते ये वापस यहीं आ गई और दोबारा से फिर से यही सर्कुलर फ्लो ऐसे चलेगा, फिर से इनकम यहीं आ जाएगी तीसरी बार। इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा और इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दो तरह के यहाँ फ्लोज मिलेंगे, दो तरह के फ्लो मिलेंगे। फर्स्ट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी और दूसरा फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो तरह के फ्लो आपको देखने को मिलेंगे, पहला इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे? देखिए हाउस होल्ड के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो देखिए क्या ये जो लैंड है या लेबर है, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, ये मनी की फॉर्म में फ्लो हो रहे हैं? नहीं, ये किसकी फॉर्म में फ्लो कर रहे हैं? गुड्स या फिर सर्विसेज की फॉर्म में। ठीक है। दूसरा, इन फैक्टर्स को हायर करने के लिए जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, ये पेमेंट रेंट की फॉर्म में, बेच की फॉर्म में, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर रहा है, ये सारे के सारे फ्लो कैसे होंगे? मनी की फॉर्म में होंगे। यस। एंड सेकेंड, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज ऑन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर की गुड्स ऑन सर्विसेज पर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर किसकी फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स? मनी की फॉर्म में होगा। जबकि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड की ओर ट्रांसफर होंगी, ये किसके फॉर्म में होंगी? ये तो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो चार तरह के फ्लो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लो में दोनों में दो चीज़ें हैं या दो तरह के फ्लो हैं, एक मनी की फॉर्म में और दूसरा सीधे गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। और इन्हीं फॉर्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इन फ्लोज को दो कैटेगरी में रख दिया जाता है। पहला होता है मनी फ्लो। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? मनी फ्लो। व्हाट इज मनी फ्लो? मनी फ्लो रिफर्स टू दोज फ्लोज और ट्रांसफर्स विच फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ मनी। यानी इस सर्कुलर फ्लो में जो वेरिएबल्स, जो आइटम मनी की फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं, फ्लो होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मनी फ्लो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। जो रेंट, बेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर, ये दो टाइप के फ्लो ऐसे हैं स्टूडेंट इस सर्कुलर फ्लो में जो कि मनी की फॉर्म में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स इन्हें क्या कहा जाता है?
मनी फ्लो कहा जाता है। और दूसरे टाइप के फ्लो अभी मैंने आपको बताया, ये गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रियल फ्लो कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा भी है, रियल फ्लो रिफर्स टू दोज फ्लोज और ट्रांसफर्स विच इज फ्लोइंग in the form of goods and services. For example, transfer of factors of production and transfer of goods and services. यानी हाउस होल्ड से जो ट्रांसफर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में हो रहे हैं या फिर जो ट्रांसफर प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हो रहे हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, रियल फ्लो कहा जाता है। ओके, तो 1 मार्क्स में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। तो आप अब शायद दोनों टाइप्स के फ्लो को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, लर्न कर चुके होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और एक छोटा सा टॉपिक इसी में जुड़ जाता है, स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। यानी अभी तक जो हमने सर्कुलर फ्लो डिस्कस किया है, इसमें कितनी स्टेजेस आती हैं। तो स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं, तो इस पूरे सर्कुलर फ्लो में जो कि हमने अभी इस डायग्राम में देखा है, इस डायग्राम में स्टूडेंट्स देखा है, इस डायग्राम में आपको 3 स्टेजेस दिखाई देंगी। 3 स्टेजेस मीन्स जो ट्रांसफर प्रोड्यूसर सेक्टर से स्टूडेंट्स फ्लो करता है और फ्लो करते करते हाउस होल्ड जाता है और हाउस होल्ड से वापस प्रोड्यूसर सेक्टर में आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एक कंप्लीट सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। और अगर आप इस एक कंप्लीट सर्कुलर फ्लो को देखें तो आपको 3 तरह के फेज यहाँ पर दिखाई देंगे, 3 स्टेजेस दिखाई देंगी। और फर्स्ट स्टेज कौन सा होगा, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। पहला स्टेज क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन सर्कुलर फ्लो का पहला स्टेज है, पहला फेज है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है प्रोडक्शन फेज। क्लियर है, प्रोडक्शन फेज। दूसरा स्टूडेंट्स फेज स्टार्ट होता है जब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स को हायर किया जाता है। तो इन फैक्टर्स को प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव होती है। यानी जब फैक्टर्स का ट्रांसफर हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर होता है तो इन फैक्टर्स के लिए कुछ इनकम जनरेट होती है, इनकम मिलती है, या प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो होता है। फर्स्ट फेज क्या था, प्रोडक्शन फेज। सेकंड फेज स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड फेज क्या है, सेकंड फेज होगा इनकम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्यों, क्योंकि जब भी फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स को हायर किया जाता है तो इन फैक्टर्स को हायर करने से जो फैक्टर्स को इनकम जनरेट होती है उसे हम सेकेंड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इसीलिए सेकेंड फेज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इनकम जनरेशन फेज। ठीक है, और जब दोनों फेजेस में, फर्स्ट फेज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं, दूसरे फेज में स्टूडेंट्स इनकम जनरेट हो जाती है, तो जो हाउस होल्ड को इनकम मिलती है, ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी इस इनकम को प्रोड्यूसर सेक्टर की गुड्स पर एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं, यानी व्यय करके उनको खरीद लेते हैं। तो इस थर्ड प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर या डिस्फ्यूजन फेज कहा जाता है। यानी फर्स्ट और सेकंड फेज में जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया था उनको थर्ड फेज में हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम
करके फिनिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, डिस्फ्यूज़न फेज कहा जाता है। तो सर्कुलर, एक कंप्लीट सर्कुलर फ्लो में स्टूडेंट्स आपको 3 फेज मिलेंगे। पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज, और प्रोडक्शन फेज में मैंने आपको बताया था, इन दिस फेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती जाती हैं तो स्टूडेंट्स उसे फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो कहा जाता है, जिसे हम प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। सेकेंड फेज स्टूडेंट्स इनकम जनरेशन फेज, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि भी सेकेंड फेज में जब फर्स्ट फेज के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया जाता है स्टूडेंट्स, तो जो फैक्टर्स हैं उनके लिए कुछ इनकम जनरेट होती है, और इसीलिए सेकेंड फेज को इनकम जनरेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ए लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी इस फेज में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम जनरेट होती है। इसीलिए स्टूडेंट सेकेंड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो को इनकम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। थर्ड फेज में मैंने आपको बताया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं फर्स्ट और सेकेंड फेज में, उन पर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं और ख़रीद के उनको फाइनली फिनिश कर देते हैं, उनको डिस्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इसीलिए थर्ड फेज को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है, फैक्टर इनकम आर स्पेंट ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, थर्ड फेज में उन गुड्स और सर्विसेज को खरीद कर उनको कंज्यूम करके फिनिश कर दिया जाता है। इसीलिए इसे डिस्फ्यूजन फेज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो thus the income ultimately come back to the producer sector and this make a complete circular flow of national income। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इनकम, जो मनी फर्स्ट फेज में प्रोड्यूसर सेक्टर से सर्कुलेट हुआ और हाउस होल्ड सेक्टर में पहुंचा, और हाउस होल्ड सेक्टर से दोबारा फ्लो होके वापस प्रोड्यूसर सेक्टर के ही पास आ गया, और इस तरह से इनकम जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने जनरेट की थी, उसके पास थी, वो फ्लो होते होते वापस उसी के पास आ गई। और ये प्रोसेस स्टूडेंट कंटिन्यूअस चलती रहती है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते रहते हैं, प्रोडक्शन से हाउस होल्ड्स को इनकम जनरेट होती है, वो अपनी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च कर देते हैं। तब तक प्रोड्यूसर सेक्टर अदर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, दोबारा से हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम जनरेट होती है और दोबारा से वो अगेन प्रोड्यूसर की गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। और इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो कंटिन्यू रनिंग रहता है स्टूडेंट, इस तरह से। और इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, रियल फ्लो, मनी फ्लो एंड स्टेजेस और फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो जैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे से शेयर कीजिए, मेरे साथ पूछिए, लाइव क्लास में डिस्कस कीजिए, मैं आपके सभी डाउट और कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँगा। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन्हें जी सूट पर क्लास वर्क में अपलोड कीजिए ताकि मैं आपके नोट्स को
चेक कर सकूं। ओके, थैंक यू।